नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अनुसंधान की दुनिया में, मतलब रिसर्च की बिल्कुल बुनियादी बातों में। जी। हमारे पास एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं और ये इस विषय की आप कह सकती हैं नींव रखते हैं। हाँ, बिल्कुल बेसिक चीजें। हमारा मकसद है इन नोट्स से ये समझना कि ये अनुसंधान, ये रिसर्च आखिर है क्या चीज़, कितने तरह की होती है, इसकी पहचान क्या है और सबसे ज़रूरी, इसके पीछे सोचने के तरीके क्या हैं। वो जो दो नाम हैं, न प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। हाँ, वो फिलोसॉफिकल एंगल। हाँ, अक्सर लगता है कि रिसर्च तो बस वैज्ञानिकों या प्रोफेसरों का काम है, आम धारणा यही है। पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरीका है दुनिया को जानने का, सवालों के जवाब ढूंढने का और शायद चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और शुरुआत यहीं से करते हैं कि अनुसंधान या रिसर्च, जैसा आपने कहा, सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये एक व्यवस्थित, मतलब सिस्टमैटिक और एक उद्देश्यपूर्ण खोज है। हम या तो कोई नया ज्ञान ढूंढ रहे होते हैं, हम्म। या फिर जो पहले से जानते हैं उसे और बेहतर तरीके से समझने या कह लीजिए बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो नोट्स में क्लिफर्ड वुडी की परिभाषा दी है हाँ हाँ। कि रिसर्च समस्याओं को परिभाषित करने, फिर परिकल्पना बनाने, डेटा इकट्ठा करने, उसको एनालाइज करने और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। जी। ये इसी व्यवस्थित तरीके की बात कर रही है। मतलब ये सिर्फ गूगल सर्च कर लेना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वुडी की परिभाषा उसके प्रोसेस वाले हिस्से पर ज्यादा जोर देती है। ये सही है। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, लेकिन इसका दिल, आप कह सकते हैं, सिर्फ प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के पीछे की सोच में है। अच्छा। हाँ। मतलब सोच। हाँ, मतलब आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, तार्किक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, और सबसे जरूरी, देखें और परखे जा सकने वाले सबूतों पर आधारित होना, मतलब एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस, ठीक है। मकसद है ऐसे नतीजे निकालना जिन पर भरोसा किया जा सके। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो रिसर्च को यूं ही जानकारी इकट्ठा करने से अलग बनाती हैं? नोट्स में कुछ विशेषताओं का जिक्र है? हाँ, कई अहम बातें हैं। पहली तो ये कि ये व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक है, मतलब एक तयशुदा रास्ते पर चलती है। हो सकता है रास्ता सीधा ना हो, पर होता जरूर है एक ढांचा। ठीक है। दूसरा, ये उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिव और तार्किक होती है। कोशिश ये रहती है कि अपनी पसंद नापसंद, या जिसे कहते हैं पूर्वाग्रह, बायसेस, उनको बीच में ना आने दिया जाए। मुश्किल होता होगा ये तो। हाँ, होता है, पर कोशिश यही रहती है, और जो सबूत मिले उन्हीं के आधार पर बात की जाए। ठीक है, पे भी लागू हो सके। हाँ, बड़े समूह पर भी लागू किया जा सके, बिल्कुल। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, ये मौजूदा ज्ञान में कुछ नया जोड़ती है, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। चाहे वो एक छोटी सी नई जानकारी हो या किसी पुरानी थ्योरी की कोई नई समझ, कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। समझ गई। मतलब सिर्फ क्या जानना काफी नहीं है, बल्कि उसे भरोसेमंद तरीके से जानना और फिर उससे कुछ मतलब निकालना जरूरी है। ये वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या सारे रिसर्च एक जैसे ही होते हैं? मुझे तो नहीं लगता। नोट्स में तो कई तरह के रिसर्च का जिक्र है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसर्च कई तरह के होते हैं और उन्हें अलग अलग आधारों पर बांटा जा सकता है। अच्छा। और ये जो वर्गीकरण है ना, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि भाई किस तरह के सवाल का जवाब ढूंढना है, तो कौन सा तरीका अपनाना सही रहेगा। सोचिए, जैसे एक डॉक्टर के पास अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जांचें होती हैं ना, हाँ। वैसे ही शोधकर्ताओं के पास अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग रिसर्च के तरीके होते हैं। हाँ। मुख्य तौर पर हम इन्हें उद्देश्य, विधि और अनुप्रयोग, मतलब पर्पस, मेथड और एप्लीकेशन के आधार पर देख सकते हैं। चलिए उद्देश्य से शुरू करते हैं। नोट्स में मौलिक यानी फंडामेंटल या बेसिक जी। और अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड रिसर्च की बात है। जी। सुनने में एक ज्यादा थियोरेटिकल और दूसरा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्या यही बात है? हाँ, काफी हद तक यही है। मौलिक अनुसंधान या बेसिक रिसर्च का मकसद होता है ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाना, दुनिया के बारे में हमारी समझ को गहरा करना। अच्छा। इसके नतीजे तुरंत किसी काम आए ये जरूरी नहीं होता। जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन करना। हाँ, या कोई नया पार्टिकल खोज लिया। बिल्कुल, या किसी नए कण के गुणों को समझना। ये एक तरह से ज्ञान की प्यास बुझाने जैसा है। वहीं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, मतलब अप्लाइड रिसर्च, वो किसी ठोस व्यवहारिक समस्या का हल ढूंढने के लिए किया जाता है। अच्छा, जैसे? ये मौजूदा ज्ञान का इस्तेमाल करता है किसी जरूरत को पूरा करने के लिए। जैसे
मान लीजिए फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित करना, या कोई नई दवाई बनाना। हाँ, या किसी बीमारी का नया इलाज खोजना, ये सीधे सीधे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करता है। और नोट्स में एक तीसरे प्रकार का भी जिक्र है, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। ये इन दोनों से कैसे अलग है? ये तो और भी ज्यादा जमीनी लगता है। बिल्कुल। क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही स्पेसिफिक और इमीडिएट होता है। अच्छा। हाँ, ये अक्सर किसी खास जगह जैसे एक स्कूल या एक अस्पताल या कोई ऑफिस, वहां की किसी फौरी समस्या को सुलझाने के लिए वहीं के लोग करते हैं। वहीं के लोग मतलब टीचर्स या डॉक्टर्स खुद? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक टीचर देखती है कि उसकी क्लास के बच्चे गणित में थोड़े कमजोर हैं। वो कुछ नई पढ़ाने की तकनीकें आजमाती है, उनका असर देखती है और फिर जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव करती है। अच्छा, ये तो एक साइकिल जैसा हुआ। हाँ, ये एक चक्र की तरह चलता है। योजना बनाओ, काम करो, देखो, सोचो और फिर सुधारो। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। इसका असर तुरंत और उसी जगह पर दिखता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, वाकई। अच्छा, अब आते हैं तरीकों पर, मेथड्स पर। नोट्स में कई नाम हैं, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक, अन्वेषी, ऐतिहासिक। बाप रे, इनको थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए ना। जरूर, जरूर। इन्हें ऐसे सोच सकते हैं कि ये बताते हैं कि शोधकर्ता जानकारी कैसे इकट्ठा करेगा और उसका विश्लेषण कैसे करेगा। ठीक है। ठीक है? हाँ। तो वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बस ये बताता है कि क्या है, व्हाट इज। अच्छा। ये किसी समूह, स्थिति या घटना का ब्यौरा देता है। जैसे भारत में कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसका सर्वे करना, ये बस एक तस्वीर खींचने जैसा है। ठीक है, एक स्नैपशॉट जैसा। हाँ, बिल्कुल। फिर है विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें हमारे पास पहले से जानकारी या तथ्य होते हैं और हम उनका गहराई से विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब डेटा पहले से है। हाँ, ज्यादातर। इसमें क्यों या कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होती है। जैसे किसी कंपनी के पिछले 5 साल के बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण करके समझना कि बिक्री क्यों घटी या बढ़ी। कारण ढूंढना। जी। अब आता है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये सबसे ज्यादा कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये तो साइंस लैब्स वाला लगता है। हाँ, काफी हद तक। इसमें शोधकर्ता जानबूझकर किसी एक चीज, जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसमें बदलाव करता है और देखता है कि उसका असर दूसरी चीज, डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ता है। उदाहरण? जैसे ये देखना कि क्या नई दवा लेने से मरीजों का ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें अक्सर एक कंट्रोल ग्रुप भी होता है जिसे दवा नहीं दी जाती ताकि तुलना की जा सके। हाँ, कंट्रोल ग्रुप जरूरी है। हाँ। फिर है अन्वेषी शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये तब काम आता है जब हम किसी विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं। अच्छा, जब कुछ पता ही ना हो ज्यादा। हाँ, ये शुरुआती खोजबीन जैसा है। इसका मकसद होता है समस्या को बेहतर ढंग से समझना या आगे के शोध के लिए कुछ आइडियाज या परिकल्पनाएं बनाना। जैसे अगर कोई नया सोशल मीडिया ट्रेंड उभरा है तो ये पता लगाना कि लोग उसमें क्यों शामिल हो रहे हैं। शुरुआती पड़ताल। ठीक है। और आखिर में ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। हाँ, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। सिर्फ इतिहास जानना नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझने के लिए कि उसका आज या भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आजादी के आंदोलन की रणनीतियों का अध्ययन करना, ताकि आज के सामाजिक आंदोलनों को समझा जा सके। वाह, मतलब हर सवाल के लिए एक अलग तरह का औजार है। बिल्कुल। अब एक और जरूरी बंटवारा है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव बनाम गुणात्मक क्वालिटेटिव अनुसंधान। जी, ये बहुत अहम है। क्या ये बस नंबरों और शब्दों का खेल है? एक में नंबर्स, दूसरे में बातें? हाँ, ये एक मोटा अंदाजा है, पर बात इससे थोड़ी गहरी है। मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च, संख्याओं, आंकड़ों और गणितीय विश्लेषण पर जोर देता है। स्टैटिस्टिक्स वगैरह। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद होता है चीजों को मापना, पैटर्न ढूंढना, औसत निकालना या वेरिएबल्स के बीच संबंध स्थापित करना। इसमें अक्सर बड़े सैंपल साइज होते हैं ताकि नतीजों को सामान्यीकृत किया जा सके। जैसे कोई बड़ा सर्वे। हाँ, जैसे एक सर्वे करके ये पता लगाना कि कितने प्रतिशत छात्र ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट हैं। यहाँ प्रतिशत और संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। और गुणात्मक क्वालिटेटिव, गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च, अंकों के बजाय अनुभवों, विचारों, भावनाओं और अर्थों को समझने की कोशिश करता है। ये क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देता है।
अच्छा, गहराई में जाना। हाँ, इसमें अक्सर इंटरव्यू, फोकस ग्रुप या अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। सैंपल साइज भले ही छोटा हो, लेकिन जानकारी बहुत गहरी और विस्तृत मिलती है। तो उसी ऑनलाइन क्लास वाले उदाहरण में? हाँ, तो उसी उदाहरण में हम उन्हीं छात्रों से बात करके ये समझ सकते हैं कि उन्हें ऑनलाइन क्लास में क्या अच्छा या बुरा लगा, उनके अनुभव कैसे रहे, उनकी कहानी क्या है। मुझे लगता है कि असली दुनिया में तो चीजें इतनी साफ साफ बंटी हुई नहीं होती होंगी, है ना? सही कह रही हैं आप। क्या इन दोनों को मिलाया भी जा सकता है? नोट्स में मिश्रित विधि का जिक्र है। बिल्कुल सही पकड़ा। मिश्रित विधि अनुसंधान आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीकों की ताकत को इस्तेमाल करता है। क्वांटिटेटिव की पहुंच और क्वालिटेटिव की गहराई दोनों मिल जाती हैं। अच्छा। इससे हमें किसी भी विषय की ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा पूरी तस्वीर मिलती है। कोई उदाहरण? मान लीजिए हम किसी स्कूल में नए मिड डे मील कार्यक्रम का असर देखना चाहते हैं। ठीक है। हम सर्वे, जो कि मात्रात्मक है, करके यह पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चों की उपस्थिति बढ़ी या वजन बढ़ा। ये हमें आंकड़े देगा। साथ ही हम बच्चों, पेरेंट्स और टीचरों से बात कर सकते हैं, जो गुणात्मक है, ये समझने के लिए कि उन्हें खाने की गुणवत्ता कैसी लगी, क्या दिक्कतें आई या बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ा। अच्छा, तो नंबर भी और कहानी भी। बिल्कुल। इससे हमें आंकड़े भी मिलते हैं और कहानी भी, पूरी समझ मिलती है। ये तो वाकई बहुत दमदार तरीका लगता है। यानी रिसर्च एक ही ढर्रे पर नहीं चलता, बल्कि जरूरत के हिसाब से अपने रूप बदलता रहता है। सही बात है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने अच्छी रिसर्च की विशेषताओं की बात की थी कि वो सिस्टमैटिक हो, ऑब्जेक्टिव हो वगैरह। जी। नोट्स में कुछ और शब्द भी हैं जो बार बार आते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और वैधता, वैलिडिटी। और एक और शब्द अनुभवजन्य, एम्पिरिकल। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा। अच्छी रिसर्च की जान है ये तीनों। अच्छा। अनुभवजन्य का सीधा सा मतलब है कि रिसर्च अटकलों या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। सबूत? कैसे सबूत? ऐसे सबूत जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं या किसी न किसी तरह परख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट पर आधारित, हवा में बातें नहीं करनी है। अच्छा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि लोग आजकल ज्यादा दुखी हैं, तो ये अनुभवजन्य नहीं हुआ। नहीं। इसका मतलब है स्थिरता या कंसिस्टेंसी। अच्छा। अगर आप एक ही चीज को बार बार मापें, तो क्या नतीजा हर बार लगभग एक जैसा आएगा? अच्छा, कंसिस्टेंसी। हाँ, सोचिए एक वजन तोलने की मशीन की तरह। अगर आप उस पर चढ़ें और वो हर बार 5 किलो अलग वजन बताए, तो वो मशीन विश्वसनीय नहीं है। हाँ, बेकार है वो तो। है ना? हाँ। इसी तरह अगर कोई रिसर्च टूल, जैसे कोई सर्वे या टेस्ट, अलग अलग समय पर या अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर बहुत अलग अलग नतीजे दें, तो वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ गई। और वैधता, वैलिडिटी, क्या ये सटीकता, एक्यूरेसी के बारे में है? हाँ, वैधता का संबंध सटीकता से है, पर इस मायने में कि क्या आप वाकई वही चीज माप रहे हैं जो आप मापना चाहते हैं। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट, मतलब? थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए आपने बुद्धि, इंटेलिजेंस मापने के लिए एक टेस्ट बनाया। ठीक है। हाँ? हाँ। लेकिन वो टेस्ट असल में लोगों की याददाश्त या सामान्य ज्ञान ज्यादा माप रहा है, बुद्धि नहीं। तो वो टेस्ट बुद्धि मापने के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, भले ही वो हर बार एक जैसा नतीजा दे, मतलब विश्वसनीय हो। हाँ, भले ही वो विश्वसनीय हो, मतलब कंसिस्टेंट हो, लेकिन अगर वो गलत चीज माप रहा है, तो वो वैध नहीं है। ओहो। अच्छी रिसर्च के लिए विश्वसनीयता और वैधता दोनों जरूरी हैं। दोनों? हाँ, दोनों। जैसे एक तीरंदाज का निशाना विश्वसनीय होने का मतलब है कि उसके सारे तीर एक ही जगह पास पास लग रहे हैं। और वैध होने का मतलब है कि वो जगह वही है जहां निशाना लगाना था, मतलब बुल्सआई पे लग रहे हैं। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत अच्छा था। विश्वसनीयता और वैधता, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी टुवर्ड्स द टारगेट, इनके बिना तो रिसर्च के नतीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सही बात है। और इनके साथ एक और चीज जुड़ी है, नैतिकता, एथिकल। उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, अब एक बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स में 2 दार्शनिक दृष्टिकोण, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, और उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म का जिक्र है। जी। ये भारी भरकम शब्द क्यों जरूरी हैं रिसर्च समझने के लिए? क्या ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें हैं? मतलब हमें क्या लेना देना? नहीं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये रिसर्च की नींव में छिपे हुए विश्वास हैं, अजम्पशंस हैं। अच्छा, कैसे? ये बताते हैं कि शोधकर्ता दुनिया को कैसे देखता है, सच्चाई को कैसे समझता है और ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है।
ऐसा उसका मानना होता है। और ये मान्यताएं, ये विश्वास सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं कि वो किस तरह के सवाल पूछेगा, कौन से तरीके अपनाएगा और नतीजों का क्या मतलब निकालेगा। ये रिसर्च का कह सकते हैं चश्मा है जिससे दुनिया देखी जाती है। दिलचस्प। तो पहले इस प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म वाले चश्मे से देखते हैं, ये क्या कहता है? प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म, जिसे अक्सर 19वीं सदी के विचारक ऑगस्ट कॉम्टे से जोड़ा जाता है। हाँ, नाम सुना है। वो मानता है कि असली ज्ञान वही है जो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके और जिसे वैज्ञानिक तरीके से परखा जा सके। वेरीफाइबल नॉलेज। अच्छा, मतलब जो दिख रहा है वही सच है। हाँ, एक तरह से ये प्राकृतिक विज्ञानों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री उनकी सफलता से बहुत प्रभावित था और चाहता था कि समाज और इंसानों का अध्ययन भी वैसे ही वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाए। ये मानता है कि एक बाहरी सच्चाई है जिसे हम खोज सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो इसकी मुख्य बातें क्या हुई? नोट्स के हिसाब से देखूं तो सिर्फ अनुभवजन्य अवलोकन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पर भरोसा। हाँ, शोधकर्ता को बिल्कुल वस्तुनिष्ठ और अलग रहना चाहिए। जी। सार्वभौमिक नियम खोजने की कोशिश करना जैसे विज्ञान में होते हैं। मात्रात्मक तरीकों पर जोर देना। हाँ। ये मानना कि हर चीज का कोई कारण होता है और शोध को मूल्य मुक्त रखना, मतलब शोधकर्ता की अपनी राय या विश्वास का कोई असर न हो। क्या ये सही है? बिल्कुल, आपने सारे मुख्य बिंदु बता दिए। प्रत्यक्षवाद की ताकत यह है कि यह हमें व्यवस्थित तरीके से जानकारी इकट्ठा करने और पैटर्न ढूंढने में मदद करता है। हाँ, बड़ा साइंटिफिक लगता है। जी। इससे मिलने वाले नतीजे अक्सर भरोसेमंद और दोहराए जाने लायक, रेप्लिकेबल होते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं? ये इंसानी भावनाओं, अनुभवों, संस्कृति जैसे जटिल पहलुओं को नजरअंदाज कर सकता है या कम आंकता है, क्योंकि उन्हें मापना मुश्किल है। हाँ, खुशी या दुख को कैसे मापेंगे नंबरों में? मुश्किल है ना? हाँ। तो ये दुनिया को शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है, ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। तो क्या उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसी कमी को पूरा करने आया? क्या ये प्रत्यक्षवाद को पूरी तरह नकार देता है? पूरी तरह नकारता नहीं, बल्कि उसकी आलोचना करता है और उसमें सुधार करता है। ये कहता है कि प्रत्यक्षवाद थोड़ा ज्यादा ही आशावादी था। अच्छा। उत्तर प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि हाँ, एक बाहरी दुनिया है, एक रियलिटी है। इसे आलोचनात्मक यथार्थवाद, क्रिटिकल रियलिज्म कहते हैं। लेकिन हम उसे पूरी तरह और एकदम सटीक रूप से कभी नहीं जान सकते। हमारी समझ हमेशा अधूरी और मानवीय नजरिए से प्रभावित होगी, सब्जेक्टिविटी आई जाती है। मतलब पूरी ऑब्जेक्टिविटी मुमकिन नहीं। हाँ, वो मानते हैं कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, एक मिथक है। खासकर जब हम इंसानों का अध्ययन कर रहे हों। शोधकर्ता खुद इंसान है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। तो उत्तर प्रत्यक्षवादी चश्मे की क्या खासियतें हैं? नोट्स में है आलोचनात्मक यथार्थवाद। जी। ये मानना कि शोधकर्ता की व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी, एक्नॉलेज्ड का असर पड़ सकता है, इसलिए उसे पहचानना और काबू करना जरूरी है। हाँ, उसे मैनेज करना है। मिश्रित विधियों का स्वागत करना। बिल्कुल। मिथ्याकारणीयता का सिद्धांत, ये कार्ल पॉपर का आइडिया है। हाँ, कि थ्योरी ऐसी हो जिसे गलत साबित करने की कोशिश की जा सके। अच्छा। और ये मानना कि ज्ञान अक्सर संदर्भ विशिष्ट होता है और नतीजे अक्सर पूर्ण सत्य के बजाय संभाव्यता पर आधारित होते हैं। मतलब शायद ऐसा होता है, पक्का नहीं कह सकते। एकदम सही। उत्तर प्रत्यक्षवाद जटिलता को, कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकारता है। ये मानता है कि दुनिया को समझने के कई तरीके हो सकते हैं और मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक तरीके भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये ज्यादा लचीला हुआ। हाँ, इसकी खूबी यही है कि ये ज्यादा लचीला है और इंसानी अनुभव की गहराई को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें प्रत्यक्षवाद जैसी सटीकता और निश्चितता का दावा नहीं होता। और रिसर्चर का बायस भी एक मुद्दा रहता होगा। हाँ, शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को संभालना एक चुनौती बनी रहती है। ये सही है। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की, तो मुख्य फर्क कहाँ दिखता है? मतलब फटाफट अंदाज में। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदुओं पर फर्क साफ है। पहला, सच्चाई क्या है? प्रत्यक्षवाद कहता है एक बाहरी ठोस सच्चाई है जिसे जाना जा सकता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है हाँ, बाहरी सच्चाई है, पर हम उसे सिर्फ अनुमानित रूप से इम्परफेक्टली ही जान सकते हैं। अच्छा। दूसरा, शोधकर्ता का रोल। प्रत्यक्षवाद में तटस्थ दर्शक, एकदम अलग। उत्तर प्रत्यक्षवाद में भागीदार हो सकता है जिसकी उपस्थिति और सोच का असर पड़ सकता है। तीसरा, तरीके। प्रत्यक्षवाद ज्यादातर मात्रात्मक, नंबर्स वाले। उत्तर प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, मतलब मिश्रित विधियां भी। ठीक है। चौथा, लक्ष्य क्या है? प्रत्यक्षवाद का सार्वभौमिक नियम बनाना, भविष्यवाणी करना। उत्तर प्रत्यक्षवाद का संदर्भ में समझना, गहरी समझ विकसित करना,
संभावनाएं बताना। और ज्ञान, नॉलेज? हाँ, ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्षवाद के लिए निश्चित, पक्का, ऑब्जेक्टिव। उत्तर प्रत्यक्षवाद के लिए अस्थायी, जिसे बदला जा सकता है, और थोड़ा सब्जेक्टिव भी। सबसे आकर्षक बात यह है कि यह सिर्फ फिलॉसफी की बहस नहीं है। ये तय करता है कि कोई रिसर्च लैब में होगी या फील्ड में, सर्वे से होगी या इंटरव्यू से, और नतीजों को कैसे पेश किया जाएगा, एकदम फैक्ट्स की तरह या व्याख्या के साथ। कमाल है, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि अनुसंधान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान निर्माण की एक अनुशासित और व्यवस्थित यात्रा है। जी हाँ। हमने देखा कि ये कितने अलग अलग रूपों में आता है, मौलिक ज्ञान बढ़ाने से लेकर फौरी समस्याओं को सुलझाने तक, चीजों का ब्यौरा देने से लेकर कारण प्रभाव समझने तक, आंकड़ों से लेकर अनुभवों तक, और हमने विश्वसनीयता और वैधता जैसे गुणों के महत्व को भी जाना। और इन सब के पीछे छिपी दो बड़ी सोच, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद को भी समझा। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हाँ। और आज के जमाने में जहां इतनी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हाँ, हर तरफ से, वहां ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि जो जानकारी हमारे सामने आ रही है वो किस प्रक्रिया और किस सोच से निकली है, ताकि हम उसका सही मूल्यांकन कर सकें, क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकें। तो निचोड़ ये है कि रिसर्च सिर्फ एकेडमिक जरूरत नहीं, बल्कि ये दुनिया को गहराई से और आलोचनात्मक ढंग से समझने का एक जरूरी हुनर है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान कैसे बनता है, कैसे परखा जाता है, और कैसे अलग अलग तरीके हमें सच्चाई के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कोई स्टडी या कोई रिपोर्ट या कोई सर्वे देखें, तो बस नतीजों पर मत कूदिए, एक पल रुककर सोचिए, ये किस तरह की रिसर्च लगती है। अच्छा सवाल है। क्या ये दुनिया को एकदम वस्तुनिष्ठ मानकर चल रही है, शायद प्रत्यक्षवादी, या ये मानती है कि देखने वाले का नजरिया भी मायने रखता है, शायद उत्तर प्रत्यक्षवादी? ये सोचने लायक बात है। ये छोटी सी कवायद, ये छोटा सा सवाल आपको जानकारी की परतों को बेहतर ढंग से खोलने में मदद कर सकता है ना? बिल्कुल, जरूर मदद करेगा।